हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी बुक का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसके अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो बहुत ज़रूरी होती हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जाननी। तो सबसे पहले आती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन बोल लो या फिर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बोल लो। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA has defined accounting as the art of recording, classifying and summarizing in significant manner and terms of money। इसका मतलब होता है जो AICPA बोर्ड है, हम बोल सकते हैं द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स जो बोर्ड है, उसने अकाउंटिंग को डिफाइन किया है कि ये एक कला होती है क्या करने की, रिकॉर्डिंग करने की। क्या रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे? ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो दो पार्टीज़ के बीच में होते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच होते हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, फिर समराइज़ करेंगे। और कैसे करेंगे? एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे और वो भी एक सिग्निफिकेंट मैनर में, इन सिग्निफिकेंट मैनर विद ए सिस्टमेटिक मेथड। फिर इसके बाद आते हैं उसके कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट है रिलायबिलिटी। तो इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स। रिलायबिलिटी का मतलब होता है जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो हम करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं, उसके अंदर एरर्स नहीं होने चाहिए, वो फ्री फ्रॉम एरर्स होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन टाइम मस्ट हेल्प इन फीडबैक एंड प्रेडिक्शन। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो टाइम पे मिलनी चाहिए हमें। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें टाइम पर मिलनी चाहिए ताकि वो हमें हेल्प करती है किसके अंदर, फीडबैक और प्रेडिक्शन में। हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, प्रॉफिट होगा, कितनी सेल्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे उसके बाद ही तो हम प्रेडिक्ट करेंगे या फिर पहले कर लेंगे। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट। इसके बाद अंडरस्टेबिलिटी। अंडरस्टेबिलिटी यहाँ पे मतलब है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है वो शुड बी अंडरस्टैंडेबल, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमें समझ में आ सके। फिर फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मस्ट बिलोंग टू कॉमन पीरियड। तो इसका मतलब है जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हमने गैदर की हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हमने बनाई हैं इन्फॉर्मेशन लेके, वो कॉमन पीरियड की होनी चाहिए और उसी के, ताकि वो कंपेयर भी हम कर सकें उस पीरियड से। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, देखते हैं क्या क्या होते हैं। पहला है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो ये हमें हेल्प करता है अकाउंटिंग हमें कि हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको मेंटेन करके रख सकते हैं। सेकंड होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अकाउंटिंग हमें प्रॉफिट और लॉस निकालने में हेल्प करती है, मतलब हम एक कॉमन पीरियड के बाद निकाल सकते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है और या फिर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। फिर है आता है थर्ड पॉइंट इसका डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो डिपिक्शन ऑफ फाइनल पोजीशन का मतलब है कि जब हम ईयर एंड में March 31 जो फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट होती है तो बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। फिर फोर्थ पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। तो ये हमें हेल्प करता है इसके जो यूज़र्स होते हैं उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। अब कुछ बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग की, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। तो फर्स्ट आता है एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मीन्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफेबल बिजनेस एंटरप्राइजेज लाइक सुपर बाजार, SK ज्वेलर्स एक्सेट्रा। एंटिटी का मतलब होता है हमें जो बिजनेस एंटिटी जो होती है वो हमें एक आइडेंटिटी देती है, कुछ नेम होता है, मतलब जो भी हम कंपनी खोलते हैं, जो भी बिज़नेस करते हैं, फर्म होती है अपनी, उसका पर्टिकुलर एक नेम होता है जिससे हमें आइडेंटिटी मिलती है मार्केट के अंदर। भाई हाँ, जैसे सुपर बाज़ार है तो सुपर बाज़ार से हमें आइडेंटिटी मिल गई हाँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे एक कंपनी या फिर फर्म है जो हमें एक सेपरेट एंटिटी मिली हुई है, मतलब सेपरेट आइडेंटिटी मिली हुई है। जैसे SK ज्वेलर्स हो गया या फिर जो भी होते हैं अदर ऑल्सो। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंटिटी के बाद ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़। इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, रेसिप्ट्स ऑफ मनी, पेमेंट टू ए क्रेडिटर एट्सेट्रा। तो एक जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है मतलब जो भी दो एंटिटीज़ हो गई, सपोज SK ज्वेलर्स हो गया और एक सुपर बाज़ार हो गया। तो SK ज्वेलर्स ने कुछ सेल किया किसको? सुपर बाज़ार को।
तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया, किसके बीच हो गया, दो एंटिटीज़ के बीच हो गया, दो पार्टीज़ के बीच में हो गया। तो जो ट्रांजैक्शन उसी को बोलते हैं जो दो पार्टीज़ के बीच में होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एसेट्स। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, सपोज हमारी कंपनी में मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सब जो है एसेट्स हैं जो हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, हम इनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू है। एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एसेट्स भी दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। उसके बाद आता है लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ आर ओब्लिगेशंस और डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। तो लाइबिलिटीज़, मान लो हमने किसी से उधार ले रखा है, कुछ पैसे ले रखे हैं, या फिर कुछ हमने प्रोडक्ट परचेज किया है उधार में और उसके हमें पैसे देने हैं, मतलब उसकी कीमत हमें चुकानी है, तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। जो हमारा डेब्ट होता है, कुछ ओब्लिगेशंस होते हैं जो हमें वी हैव टू पे इन फ्यूचर, उसको हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। लाइबिलिटीज़ भी दो तरीके की होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। अब बात आती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? तो देखो, जो हमें एक पीरियड ऑफ टाइम होता है 1 ईयर का, उसके बाद हमें जो चुकानी होती हैं, उसके बाद हमें पे करनी होती हैं लाइबिलिटीज़, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। जैसे कि हमने लोन ले रखा है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और वो हो गया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, क्योंकि वो हमें 1 साल के पीरियड के बाद चुकाना है। और फाइनेंशियल ईयर हम बोलते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर जो होती है अपनी। उसके बाद होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होते हैं, वो ओब्लिगेशंस होते हैं जो हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकाने पड़ते हैं, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर। जैसे क्रेडिटर्स हो गए, तो हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हम उन्हें पे करना होता है हमें अपने फाइनेंशियल पीरियड के अंदर अंदर। बिल्स पेबल, जो हमें बिल्स पेबल है वो हमें पे करने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिटल। जो कैपिटल किसे कहते हैं? देखो, जब भी हम कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है, कोई एंटरप्रेन्योर अपना एंटरप्राइज स्टार्ट करता है, नई फर्म खोलता है, कंपनी ओपन करता है, तो वो घर से अपने कुछ पैसे लगाता है, तभी तो उसके बाद वो सेटअप करेगा अपना बिजनेस, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल की डेफिनेशन हो गई, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज़ नोन एज कैपिटल। कि जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया, जो पैसा लगाया अपना बिजनेस खोलने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद नंबर 6 आता है सेल्स। सेल्स क्या होती हैं? सेल्स आर द टोटल रेवेन्यूज़ फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमने प्रोवाइड की कस्टमर को, उससे जो पैसा आया उसको हम सेल्स बोलते हैं। उससे जितना भी टोटल रेवेन्यू, जितना भी पैसा आया, उसको हम बोलते हैं सेल्स। और सेल्स कैश सेल्स भी हो सकती हैं, मतलब नकदी में भी हम बेच सकते हैं, और क्रेडिट सेल्स भी हो सकती है, मतलब उधार में जो हमने प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करवाया। अब आता है रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ देखो क्या होते हैं? दीज आर द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर कोल्ड सेल्स रेवेन्यू। तो जो हम ये वह रेवेन्यू वो अमाउंट होती है जो हमने प्रोडक्ट सेल करके और सर्विस प्रोवाइड करके कस्टमर से हमने अर्न की होती है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सेल्स रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस 8 नंबर पे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट्स इनकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंस। हमने जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए, ऊपर हमने रेवेन्यू पढ़ा कि जो हम सेल करते हैं, टोटल सेल्स करते हैं, और जो फिर जो अमाउंट हमें मिलती है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो एक्सपेंस हो गया जो हमने पैसा लगाया क्या करने में, रेवेन्यू अर्न करने के लिए, मतलब कमाने के लिए, उसको उस पर जो कुछ खर्चा हो गया, छोटा मोटा खर्चा हो गया, उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है। अब आता है एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर एट्सेट्रा, परचेज ऑफ गुड्स। मतलब जो भी हमने, रेंट है, हमने कुछ किराए पे बिल्डिंग ले रखी है अपना बिजनेस लाने के लिए, तो हमें उसका रेंट पे करना होता है एवरी मंथ, या फिर ईयरली करना होता है, कैसे भी करना होता है। हमें सैलरी देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज़ को। हमने 10 एम्प्लॉयज़ रख रखे हैं सपोज करो अपनी फर्म में काम करने के लिए, अब उनको हमें मंथली सैलरी देनी पड़ती है, तो उसको हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। हमने कोई अपनी फर्म के लिए मशीनरी परचेज़ कर ली, तो उसको हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। हमने फर्नीचर परचेज़ कर लिया, उसको हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे। मतलब जो पैसे हमने लगाए, किसके लिए लगाए?
कुछ ना कुछ बेनिफिट फ़ायदा उठाने के लिए। अब हम रेंट दे रहे हैं बिल्डिंग का, तो उससे हमें फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हम उस बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं। हमने मशीनरी परचेज़ की तो वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो मशीनरी हमने किसके लिए परचेज़ की है? हमारे फ़ायदे के लिए, मतलब कुछ ना कुछ हम उससे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। हमने फर्नीचर परचेज़ किया तो हमें ऑफिस यूज़ के लिए चाहिए था, या फिर बिज़नेस में किसी और पर्पज़ के लिए चाहिए था, तो हमने वो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। नीचे लिखा भी हुआ स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट इज़ कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मतलब कुछ फ़ायदा उठाने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इस वीडियो का यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके आप बता सकते हो वीडियो आपको कैसी लगी। आगे भी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं अकाउंटेंसी 11th क्लास की और 12th की भी लेके आऊँगा। आप देखते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।